हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो सीएनएस पर एक्ट करती हैं, सीएनएस पर अपना इफेक्ट शो करती हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ये इसी यूनिट का पार्ट है, दैट इज यूनिट नंबर 4 इन द सिलेबस ऑफ बी फॉर्म 4th सेमेस्टर। तो जनरल एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जनरली जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं ऑपरेशन के दौरान, सो दैट कि पेशेंट मूव ना हो पाए और उसको पेन ना हो ड्यूरिंग द ऑपरेशन प्रोसेस। तो जनरल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए और बॉडी मूवमेंट ना हो। तो वो ड्रग्स जो होती हैं जो दी जाती हैं दैट इज नोन एज जनरल एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स भी दो टाइप के होते हैं, द फर्स्ट वन इज जनरल एंड सेकंड वन इज लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स फॉर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी, इन केस अगर हमको डेंटल कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम दे सकते हैं, सो दैट कि हमारे जो डेंटल एरिया है जिसमें हमको प्रॉब्लम है वो उसमें कोई सेंसेशन ना हो, उसमें हमको पेन ना हो। तो ये लोकल एनेस्थेटिक जनरली स्मॉल सर्जरीज के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी एरिया में दिए जाते हैं। और जनरल एनेस्थेटिक्स क्योंकि ये सीएनएस पे एक्ट करते हैं तो ये कंप्लीट बॉडी का मूवमेंट कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। GAS are drugs which produce reversible loss of all sensation and consciousness। तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं रिवर्सेबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। अब इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं जब हम इसको देते हैं पेशेंट को। तो नंबर फर्स्ट है लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेशली पेन। लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब सेंसेशन खत्म कर देती है, स्पेशली पेन, उस कंडीशन को बोलते हैं नाल्जेसिया। सेकंड है स्लीप दैट इज नोन एज अनकॉन्शियसनेस एंड अमेनेसिया दैट इज मेमोरी लॉस। तो जब हमने पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन कराया इस GS का तो उस टाइम से लेके जब तक वो उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म नहीं होता है, उस टाइम ड्यूरेशन में पेशेंट की मेमोरी जो है वो लॉस हो जाएगी। उस टाइम ड्यूरेशन को उसको नहीं पता है कि उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ, तो वो मेमोरी जो है उसको लॉस कर देगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एमेनेसिया दैट इज मेमोरी लॉस। इमोबिलिटी दैट इज स्टेट ऑफ नॉट मूविंग, पेशेंट मूव नहीं करेगा। एंड मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्स हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ बैलेंस एनेस्थीसिया में जो मॉडर्न प्रैक्टिस है नाउअडेज जो यूज़ हो रहा है, modalities are achieved by using combination of inhaled and IV drugs, each drugs for a specific purpose। तो कॉम्बिनेशन यूज होता है इनहेल्ड एंड IV ड्रग्स का, लेकिन इनहेल एंड IV ड्रग्स दोनों जो ड्रग्स हैं एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होती हैं, दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। सो हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। सबसे पहले हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट है इनहेलेशन, सेकंड है इंट्रावेनस। इनहेलेशन बाय आवर रेस्पिरेटरी रूट इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड इंट्रावेनस IV रूट से हम एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं GS का। तो इनहेलेशन को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है गैस, नंबर सेकंड है वोलेटाइल लिक्विड। गैस में एक एग्जाम्पल है नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल लिक्विड्स में ये एग्जाम्पल्स हैं। नंबर फर्स्ट है ईथर, हेलोथेन, इनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन एंड सेवोफ्लुरेन। अब इंट्रावेनस, इसमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट है इंड्यूसिंग एजेंट, नंबर सेकंड है स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जिनका जो थेराप्यूटिक एक्शन है इन कंपैरिजन टू इंड्यूसिंग एजेंट कम होता है। इंड्यूसिंग एजेंट फास्ट एक्शन शो करती हैं ये, और स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स इन कंपैरिजन टू इंड्यूसिंग एजेंट कम मतलब टाइम लेती हैं ज़्यादा टाइम लेती हैं अपना एक्शन शो करने में। दैट्स द रीज़न इनका नाम इस कैटेगरी को इन सभी ड्रग्स को रखा गया है स्लो एक्टिंग ड्रग्स की कैटेगरी में। अब इंड्यूसिंग एजेंट्स में एग्जाम्पल है थायोपेंटोन सोडियम, मेथोहेक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, इथोमाइडेट एंड स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स बहुत वेल नोन है। नंबर फर्स्ट है बेंजोडाइजिपाइंस, इनमें डाइजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलम, ये तीन एग्जाम्पल्स हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में है कीटामाइन, ऑपोइड एनाल्जेसिक में है फेंटानाइल। तो ये सभी क्लासेस हैं हमारे जनरल एनेस्थीसिया की और उनके एग्जाम्पल्स हैं
कि गैस में कौन कौन सा है, वॉलेटाइल्स में है, इंड्यूसिंग एजेंट में, स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स में। अब हम बात करेंगे कि हमने अगर पेशेंट को ये दिए तो ये किस तरह से एक्शन शो करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इनके एक्शंस शो करने के दौरान वो पैरामीटर्स इनके एक्शन को अफेक्ट करेंगे। चलिए उनके बारे में बताते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स क्या है इनहेलेशन के पार्ट का। जो इनहेलेशन वाला जो पार्ट है हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन में, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम एक लाइन में बोलें तो एल्वुलाई से ब्लड में जाएगा और ब्लड से ब्रेन में जाएगा। एल्वुलाई इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ आवर लंग्स। Having this kind of shape, जहाँ क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2, O2, इन सभी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एल्वुलाई से, क्योंकि ये इनहेलेशन के उससे जाएगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक द्वारा, रेस्पिरेटरी रूट से जाएगा, तो ये हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स से एल्वुलाई में वहाँ एक्सचेंज होगा, वहाँ से जाकर ये ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, फिर ये ब्रेन में जाएगा। तो ब्रेन में जाने के बाद जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो मैसेज हम कन्वे करते हैं ब्रेन को, वो कन्वे होना बंद हो जाएंगे। इसके कारण हमारे जो पेशेंट है उसको सेंसेशन होना बंद हो जाएगा, वो पेन फील करना बंद कर देगा और उसको मेमोरी लॉस हो जाएगा फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब ये कैसे वर्क करता है गाबा रिसेप्टर पे, उसका हम देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। ये गाबा रिसेप्टर है और यहाँ पर ये गाबा है और ये साइट है गाबा रिसेप्टर। यहाँ पर गाबा जो है वो बाइंड होगा अपने रिसेप्टर पर। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये है इंट्रा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, एक जनरली मैं एक नॉर्मल पेशेंट की बात करूँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, जिसको हमने एनेस्थीसिया अभी तक नहीं दिया है, तो गाबा जो है वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड होगा, रिवर्सेबल होगा, ये रिवर्सेबल होगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा क्लोराइड जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा और क्लोराइड जो आयंस हैं दैट कंटेन माइनस चार्ज, वो ट्रांसफ़र होने स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर। अब इसमें क्या होगा, अब जब ट्रांसपोर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन तब तक रहेगा जब तक कि डीपोलराइजेशन नहीं होता है। और डीपोलराइजेशन कब होगा, तब ये गाबा अपने रिसेप्टर से हट जाएगा, यानी कि वहीं पे जाकर प्लेस हो जाएगा जहाँ ये पहले था, तो डीपोलराइजेशन ऑब्टेन हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब नाउ उस पेशेंट की अगर हम बात करें जिसको हमने एनेस्थीसिया दिया है, तो उस केस में क्या होगा, this is suppose that this is also a GABA receptor और यहाँ पर गाबा बाइंड हो जाएगा और क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा, क्लोराइड आने स्टार्ट हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होने, दैट इज एक्स्ट्रा एंड दिस इज इंट्रा। सो ये प्रोसेस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होगी, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड चैनल जो ओपन हो गया है, तो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन यहाँ पर क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट होंगे, ज़्यादा मात्रा में फ्रॉम एक्स्ट्रा टू इंट्रासेलुलर वो पहुँचेंगे। सो हम इसको डार्क किए देते हैं थोड़ा सा, फॉर दैट वी कैन इजीली गेट के ज़्यादा उसमें ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं।
अब क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन ऑप्टेन हो जाएगा, और हाइपर पोलराइजेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है इन कंपैरिजन टू दिस, इसका ज़्यादा होगा, जिसको हमने जनरल अनेस्थीसिया दिया है। और वो जो टाइम ड्यूरेशन होगा दैट इज़ द ड्यूरेशन इन विच वी कैन परफॉर्म आवर ऑपरेशन, हम ऑपरेशन कर सकते हैं। उस टाइम में बॉडी रिलैक्स होगी, मसल्स रिलैक्स होंगी, सेंसेशन ख़त्म हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा, तो उसमें और हमारा मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो ये ऐसे वर्क करेगा, और फिर जैसे जैसे उसका इफेक्ट कम होगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, या फिर बाय टेकिंग एनी मेडिसिन दैट एक्ट एज रिवर्सेबल टू दैट एक्ट रिवर्स टू जनरल एनेस्थेटिक, वो डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑन गाबा रिसेप्टर। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। इन दिस केस ऑफ, इसकी डेफिनेशन या इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। इन दिस केस ऑफ डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया डिपेंड्स ऑन द potency of agent that is MAC and its partial pressure in the brain। इस केस में क्या होगी, डेप्थ यानी कि कितनी देर तक एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहा, क्या हमको डिजायरेबल इफेक्ट मिला तो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए मिला, यानी कि हाइपर पोलराइजेशन कितने टाइम के लिए रहा, उसकी डेप्थ डिपेंड करेगी पोटेंसी ऑफ एजेंट, पोटेंसी एजेंट की पोटेंसी पर, और इट्स पार्शियल प्रेशर यानी कि किस प्रेशर से हमारा ब्लड जो हमारे ब्लड में वो प्रेजेंट है और किस प्रेशर से वो ब्रेन में जा रहा है, उस बात पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आई है दैट इज पोटेंशियल, सेकंड वन इज MAC। तो MAC की अगर हम पहले बात करें तो इट मीन्स मिनिमल alveolar concentration, that minimal concentration that can produce anesthetic effect। वो मिनिमल कंसंट्रेशन किसी भी एजेंट की जो इनफ होगी क्या करने के लिए, अनेस्थेटिक इफेक्ट शो करने के लिए। इज द कंसंट्रेशन ऑफ वेपर इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स दैट इज नीडेड टू प्रिवेंट मूवमेंट यानी कि मोटर रेस्पॉन्स इन 50% ऑफ सब्जेक्ट। लगभग सिमिलर डेफिनेशन है, एक अलग से इसमें दिया गया है 50% ऑफ सब्जेक्ट। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इफ वी आर हैविंग 100 ह्यूमन बींग्स एंड उनमें से 50 को हम लो पोटेंसी कंसंट्रेशन दे रहे हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स दे रहे हैं। 50 को एक तरह का हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया, 50 को एक तरह का जनरल एनेस्थीसिया दिया। तो जो लो पोटेंसी वाला जो होगा उसको अगर हम ज़्यादा अमाउंट में देंगे तब जाकर वो हमारा डिजायरेबल एक्शन शो करेगा, तब जाकर वो पेन को ख़त्म करेगा। लेकिन अगर हाई पोटेंसी वाला अगर कोई ड्रग होगी तो वो हम कम अमाउंट में भी देंगे तो भी हमको वो डिजायरेबल एक्शन मिल जाएगा। तो ये वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है दैट इज ऑल्सो पोटेंसी इज बेसिकली हाई एंड लो। हाई के केस में इफ वी आर गिविंग एनी drug or any general anesthesia to any patient in a very small dose and we get a desirable effect, then that is a category of higher potency drugs। And on the other hand, if we are giving any drug to that any particular patient in high amount and we are not getting that particular response, so that is the category of lower potency drugs। So here is a one more line, recovery depends, indication and recovery depends on the rate of change in PP in the brain। जो रिकवरी है वो भी डिपेंड करेगी हमारे पार्शियल प्रेशर कितना है ब्रेन में, उसका रेट कितना है, तो वो डिपेंड करेगी। अब हम इसके आगे बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ फैक्टर्स के बारे में जो अफेक्ट करते हैं हमारे पार्शियल प्रेशर को या अफेक्ट करते हैं टू गेट अ डिजायरेबल इफेक्ट फ्रॉम आवर जनरल एनेस्थेटिक्स। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सो अब हम इसमें बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो अफेक्ट कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एनेस्थेटिक अटेंड इन ब्रेन। तो उसमें फर्स्ट फैक्टर है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनेस्थेटिक इन इंस्पायर्ड गैस। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन इन द इंस्पायर्ड गैस। ये प्रोपोर्शनल है इसकी कंसंट्रेशन किसमें, इंस्पायर्ड गैस में। सो हायर द इंस्पायर्ड गैस टेंशन, जितनी हायर टेंशन होगी इंस्पायर्ड गैस की, मोर एनेस्थीसिया विल बी ट्रांसफर टू ब्लड। अगर कम होगी तो कम एनेस्थीसिया जा पाएगा और अगर ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ही एनेस्थीसिया ब्लड में पहुंच पाएगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत शॉर्ट में लिखा है। अगर आपको ज़्यादा लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
तो आप केडी त्रिपाठी रेफ़र कर सकते हैं, मैंने केडी त्रिपाठी 6th एडिशन रेफ़र की है। तो आगे है, सेकंड है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो हाइपर वेंटिलेशन इज इक्वल टू मोर अनेस्थेटिक। जितने ज़्यादा एक्सचेंज होगा गैसेस का उतना ही हमारा अनेस्थेटिक हमारे ब्लड में पहुंच पाएगा। रेस्पिरेटरी डिस्पर्सन हाइपो वेंटिलेशन, अगर रेस्पिरेशन में या रेस्पिरेटरी हमारे ट्रैक में या रेस्पिरेशन में हमारे में कोई परेशानी हो रही है तो उसको हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी डिस्पर्सन, दैट इज ऑल्सो वी कैन से हाइपो वेंटिलेशन। तो उस केस में लेस अनेस्थेटिक हमारे ब्लड तक पहुंच पाएगा एंड देन फर्दर हमारे ब्रेन तक। थर्ड वन है एल्वियोलर एक्सचेंज। इसमें इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलर। इसमें क्या है, एक्सचेंज हो रही है गैसेस इन एल्वियोलर। द जनरल अनेस्थेटिक डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस alveoli, but if alveolar ventilation and perfusion are mismatched, then equilibrium between alveoli and blood is delegated, then induction and recovery both are slow। तो अगर जैसे कि हमें मालूम है कि जनरल एस्थेटिक डिफ्यूज है फ्रीली अक्रॉस द एल्वियोलाई, वहीं से जाकर हमारा जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में आता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है, देन ब्रेन में जाता है। बट एल्वियोलर वेंटिलेशन और परफ्यूजन मिसमैच अगर हो जाएंगे तो हमारा इंड्यूजन एंड रिकवरी दोनों ही स्लो हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्वियोलर एक्सचेंज। फोर्थ की हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ अनेस्थेटिक इन ब्लड, यानी अनेस्थेटिक्स की सॉल्युबिलिटी क्या है ब्लड में। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी ड्रग और अनेस्थेसिया इज डिपेंड्स ऑन पार्टीशन कोफिशिएंट दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो किसी भी अनेस्थेटिक की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी उसके पार्टीशन कोफिशिएंट में। तो किसी भी अनेस्थीसिया की ब्लड में सॉल्युबिलिटी क्या है उसके पार्टीशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगी, दैट इज लैम्डा। अब लैम्डा क्या है या पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनेस्थेटिक इन बोथ गैस एंड ब्लड। ये रेशो है किसका, अनेस्थेटिक का किस प्रेजेंस में, गैसेस और ब्लड में, कि ब्लड में किस रेशो में प्रेजेंट है और हमारे गैस में अनेस्थीसिया किस रेशो में प्रेजेंट है। जब तक गैस में प्रेजेंट अनेस्थीसिया का रेशो और हमारे ब्लड में प्रेजेंट अनेस्थीसिया का रेशो इक्वल नहीं हो जाता है तब तक अनेस्थीसिया वर्क नहीं करेगा। तो इट इज़ अ नेसेसरी फैक्टर, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन एक्सेलरेट या दैट कैन अफेक्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ anesthetic. So lambda is equal to concentration of anesthetic in blood upon concentration of anesthetic in gas। तो ये एक फॉर्मूला टाइप का हो गया। तो जब ये इक्वल हो जाएगा, when ratio is equal then anesthetic will work। The ratio of both blood and gas is equal then it will work। फिफ्थ है सेरिब्रल ब्लड फ्लो। इसमें क्या है, ब्रेन इज हाईली प्रिफ्यूज्ड ऑर्गन, हाईली प्रिफ्यूज्ड ऑर्गन है। एज सच जो जनरल अनेस्थेटिक्स हैं क्विकली डिलीवर हो जाते हैं इसमें। प्रिफ्यूज्ड ऑर्गन का मतलब है यहाँ से वो ऑर्गन जिसमें हमारा कोई फ्लूइड, जैसे कि हमारा ब्रेन में हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है, तो उस कारण से जो हमारे जनरल अनेस्थेटिक हैं वो बहुत तेज़ी से डिलीवर हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, बाय द हेल्प ऑफ आवर ब्लड। This can be hastened by CO2 inhalation which causes cerebral vasodilation। तो इस कारण से क्या हो सकता है, cerebral vasodilation हो सकता है और वो रिकवरी को हमारी को एक्सेलरेट कर सकता है। So these are the factors which can affect the partial pressure of anesthetic attend in brain। So this is all about today's video. Hope you like it, and if you do then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Pharmcation, and thank you for watching this.